नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आर के में आप सभी का स्वागत है। आपने मेरे लिए किया ही क्या है, क्या कमा कर रखा मेरे लिए। एक पिता और बेटे के बीच की तकरार। पिता बच्चे के लिए धरती पर साक्षात भगवान का रूप होते हैं। संतान को सुख देने के लिए अपने सुखों को भुला देते हैं। रात दिन अपने बच्चों के लिए ही मेहनत करते हैं। उन्हें वो हर सुविधा देना चाहते हैं जो उन्हें कभी भी नहीं मिली। कई बार छोटी सी तनख्वाह में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पिता कर्ज में भी डूब जाते हैं, परंतु बच्चों के सामने कभी कोई परेशानी जाहिर नहीं करते। शायद इसीलिए पिता दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पिता कभी भी अपनी कोई तकलीफ़ किसी को नहीं बताते, बल्कि वे घर के लोगों की हर ज़रूरत और तकलीफ़ का पूरा ध्यान रखते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण पिता की महानता और अधिक बढ़ जाती है और उनकी तुलना दुनिया में किसी से भी नहीं की जा सकती। बच्चे कोई बड़ी से बड़ी गलती भी क्यों न कर दें, पिताजी हमेशा कुछ देर गुस्सा दिखाने के बाद उसे माफ़ कर देते हैं। आइए सुनते हैं आज ऐसी ही पिता और पुत्र की कहानी। अजी सुनते हो, रोहन को कंपनी में जाकर टिफ़िन दे आओगे क्या? क्यों, आज रोहन टिफ़िन लेकर नहीं गया? श्रीधर जी ने पूछा। आज रोहन की कंपनी के चेयरमैन आ रहे हैं, इसीलिए सुबह 7 बजे ही निकल गया और इतनी सुबह खाना नहीं बन पाया था। ठीक है, दे आता हूँ मैं। श्रीधर जी ने हाथ से अखबार रख दिया और वो कपड़े बदलने के लिए कमरे में चले गए। कविता जी ने एक उदासी और परेशानी छोड़कर राहत भरी सांस ली। श्रीधर जी तैयार हुए, मतलब उसके और रोहन के बीच हुए विवाद उन्होंने नहीं सुना था। विवाद भी कैसा? हमेशा की तरह रोहन का अपने पिताजी पर दोषारोपण करना और कविता जी का अपने पति की पक्ष में बोलना। विषय भी वही, हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया है मेरे बाप ने। ऐसा गैर समझ उसके मन में समाया हुआ था। माँ, मेरे मित्र के पिताजी भी शिक्षक थे, पर देखो उन्होंने कितना बड़ा बंगला बना लिया, और एक और ये हमारे पापा, जिसके कारण अभी भी हम किराए के मकान में ही रह रहे हैं। रोहन, तुझे मालूम है कि तुम्हारे पिताजी घर में बड़े हैं और 2 बहनों और 2 भाइयों की शादी का खर्चा भी उन्होंने उठाया था। सिवाय इसके तुम्हारी बहन की शादी का खर्चा भी उन्होंने ही किया था। अपने गांव की ज़मीन की कोर्ट कचहरी भी लगी रही। ये सारी जवाबदारियां किसने उठाई? जरा यह सोचकर भी देखो, आखिर क्या उपयोग हुआ उसका? उनके सारे भाई बहन बंगलों में रहते हैं। कभी भी उन्होंने सोचा कि हमारे लिए जिस भाई ने इतने कष्ट उठाए, उसने एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाया, तो हम ही उन्हें एक मकान बनाकर दे दें? एक क्षण के लिए कविता जी की आंखें भर आई। परेशानी और दुखी सी वह क्या बताए अपने ही जन्म दिए पुत्र को। बाप ने क्या किया मेरे लिए पूछ रहा है। फिर बोली, तुम्हारे पापा ने अपना कर्तव्य निभाया है, भाई बहनों से कभी कोई आशा नहीं रखी। रोहन मूर्खों जैसी बात करते हुए एक और तर्क देकर बोला, अच्छा वो ठीक है, उन्होंने हजारों बच्चों को ट्यूशन्स दी। यदि उनसे ही फीस ले लेते तो आज पैसों में खेल रहे होते। कम से कम घर का मकान तो बनवा ही लिया होता। आजकल के क्लासेस वालों यानी ट्यूशन्स देने वालों को देखो, इम्पोर्टेड गाड़ियों में घूमते हैं। यह तुम सच बोल रहे हो, परंतु तुम्हारे पिताजी का तत्व और आदर्श था कि ज्ञान दान का पैसा नहीं लेना। उनके इन्हीं तत्वों के कारण उनकी कितनी प्रसिद्धि हुई और कितने पुरस्कार मिले, उसकी कल्पना है क्या तुझे? ये सुनते ही रोहन एकदम नाराज हो गया। क्या चाटना है उन पुरस्कारों को माँ?
उन पुरस्कारों को घर से थोड़े ही बन जाएगा। पड़े पड़े धूल ही खा रहे हैं, कोई नहीं पूछता उनको। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। रोहन ने दरवाज़ा खोला तो श्रीधर जी खड़े थे। पापा ने उनका बोलना तो नहीं सुना। इस डर मात्र से रोहन का चेहरा उतर सा गया, परंतु श्रीधर जी बिना कुछ बोले ही अंदर चले गए और यह विवाद वहीं खत्म हो गया। ये था कविता जी और रोहन का कल का झगड़ा। पर आज श्रीधर जी ने टिफिन साइकिल को अटकाया और तपती धूप में औद्योगिक क्षेत्र की रोहन की कंपनी के लिए निकल पड़े। 7 किलोमीटर दूर कंपनी तक पहुंचते पहुंचते उनका दम फूल गया था। कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। रोहन, पाटिल साहब का टिफिन देना है, अंदर जाऊं क्या? अभी नहीं, बड़े साहब आए हुए हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, गार्ड बोला। चेयरमैन साहब आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी क्षण वो मीटिंग खत्म कर आ सकते हैं, आप बाजू में ही खड़े रहिए। चेयरमैन साहब को आप दिखने नहीं चाहिए। श्रीधर जी थोड़ी दूरी पर धूप में ही खड़े रहे। आसपास कहीं भी छांव नहीं थी। थोड़ी देर बोलते बोलते 1 घंटा निकल गया। पाँव में भी दर्द उठने लगा था, इसीलिए श्रीधर जी वहीं एक तपते पत्थर पर बैठने लगे। तभी गेट की आवाज़ आई। शायद मीटिंग खत्म हो गई होगी। चेयरमैन साहब के पीछे पीछे कई अधिकारी और उनके साथ रोहन भी बाहर आया। उसने अपने पिताजी को वहां खड़े देखा तो मन ही मन नाराज हो गया। चेयरमैन साहब कार का दरवाज़ा खोलकर बैठने ही वाले थे कि उनकी नज़र श्रीधर जी की ओर उठ गई। कार में ना बैठते हुए वो वैसे ही बाहर खड़े रहे। वो सामने कौन खड़ा है? उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। अपने रोहन सर के पिताजी हैं, उनके लिए खाने का टिफ़िन लेकर आए हैं, गार्ड ने कपकपाती आवाज़ में कहा। बुलवाइए उनको। जो नहीं होना था वह हुआ। रोहन के तन से पसीने की धाराएं बहने लगी। क्रोध और डर से उसका दिमाग सुन्न हुआ जान पड़ने लगा। गार्ड के आवाज़ देने पर श्रीधर जी उनके पास आए। चेयरमैन साहब आगे बढ़े और उनके समीप गए। आप पाटिल सर हैं ना? आप डीएन हाई स्कूल में शिक्षक थे। हाँ, लेकिन आप कैसे पहचानते हो मुझे? कुछ समझने के पहले ही चेयरमैन साहब ने श्रीधर जी के चरण छुए। सभी अधिकारी और रोहन वो दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सर मैं अतीश अग्रवाल, आपका विद्यार्थी। आप मुझे घर पर ही पढ़ाने आते थे। हाँ हाँ, याद आया। बाप रे, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए आप तो। चेयरमैन हंस दिए, फिर बोले, सर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? आइए अंदर चलते हैं, बहुत बातें करनी है आपसे। सिक्योरिटी, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बिठाया? गार्ड ने शर्म से सिर नीचे झुका लिया। वो देखकर श्रीधर जी ही बोले, इनकी कोई गलती नहीं है, दरअसल आपकी मीटिंग चल रही थी, आपको तकलीफ ना हो इसीलिए मैं ही बाहर रुक गया था। ओके ओके। चेयरमैन साहब ने श्रीधर जी का हाथ अपने हाथों में लिया और उनको अपने आलीशान चैम्बर में ले गए। बैठिए सर, अपनी कुर्सी की ओर इंगित करते हुए बोले। नहीं नहीं, वो कुर्सी आपकी है। श्रीधर जी सक पकाते हुए से बोले, सर आपके कारण वो कुर्सी मुझे मिली है, तब पहला हक आपका है। चेयरमैन साहब ने जबरदस्ती उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया। आपको मालूम नहीं होगा पवार सर, जनरल मैनेजर की ओर देखते हुए बोले, पाटिल सर नहीं होते तो आज ये कंपनी नहीं होती और मैं मेरे पिताजी की अनाज की दुकान ही संभाल रहा होता। रोहन और जनरल मैनेजर दोनों आश्चर्य से उनकी ओर देखते ही रहे। स्कूल समय में मैं बहुत ही डब्बू विद्यार्थी था। जैसे तैसे मुझे 9वीं कक्षा तक पहुंचाया गया। शहर की सबसे अच्छी क्लासेस मुझे एडमिशन भी दिलवाया गया, परंतु मेरा ध्यान कभी पढ़ाई में नहीं लगा। उस पर अमीर बाप की औलाद दिन भर स्कूल में मौज मस्ती और मारपीट करना, बस यही काम था मेरा। चेयरमैन साहब हंसते हुए बोले,
शाम की क्लासेस से बंक मारकर फिल्म देखना, यही मेरा शौक था। माँ को वो सहन नहीं होता था। उस समय पाटिल सर कड़े अनुशासन और उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। माँ ने उनसे मुझे पढ़ाने की विनती की, परंतु सर के छोटे से घर में बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। इसीलिए सर ने पढ़ाने में असमर्थता दिखाई। माँ ने उनसे बहुत विनती की और हमारे घर आकर पढ़ाने के लिए मुंह मांगी फीस का बोला। सर ने फीस के लिए तो मना कर दिया, परंतु अनेक प्रकार की विनती करने पर घर आकर पढ़ाने को तैयार हो गए। पहले दिन सर आए। हमेशा की तरह मैं शैतानी करने लगा। सर ने मेरी अच्छी तरह से धुनाई कर दी। उस धुनाई का असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। तुम्हें सच कहता हूँ रोहन, पहले हफ्ते में ही मुझे पढ़ने में रुचि जागृत हो गई। तत्पश्चात मुझे पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझता था। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय जो मुझे कठिन लगते थे, वो अब सरल लगने लगे थे। सर कभी आते नहीं थे तो मैं व्यग्र हो जाता था। 9वीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया। माँ पिताजी को खूब खुशी हुई। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगा था। 10वीं में मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी और सिर्फ पाटिल सर से ही पढ़ने लगा था। 10वीं में मेरिट में आकर मैंने सबको चौंका दिया था। माय गुडनेस! पर सर, फिर भी आपने सर को फीस नहीं दी? जनरल मैनेजर ने पूछा। मेरे माँ पिताजी के साथ मैं सर के घर पर पेड़े लेकर गया था। पिताजी ने सर को 1 लाख रुपये का चेक दिया। सर ने वो नहीं लिया। उस समय सर क्या बोले वो मुझे आज भी याद है। सर बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपका लड़का ही बुद्धिमान है। मैंने सिर्फ उसे रास्ता जताया और मैं ज्ञान नहीं बेचता, मैं वो दान देता हूँ। बाद में मैं सर के मार्गदर्शन में ही 12वीं से पुनः मेरिट में आया। बाद में इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका जाकर एमएस किया और अपने शहर में ही यह कंपनी शुरू की। एक पत्थर को तराश कर सर ने हीरा बना दिया, और मैं ही नहीं, सर ने ऐसे अनेक असंख्य हीरे बनाए हैं। सर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। चेयरमैन साहब ने अपनी आंखों में आए अश्रु रुमाल से पोंछे। परंतु यह बात तो अद्भुत ही है कि बाहर शिक्षा का और ज्ञान दान का बाजार भरा पड़ा होकर भी सर ने 1 रुपया भी न लेते हुए हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया। न केवल पढ़ाए और उनमें पढ़ने की रुचि भी जगाई। वाह सर, मान गए आपको और आपके आदर्श को। श्रीधर जी की ओर देखकर जनरल मैनेजर ने कहा, अरे सर, ये व्यक्ति तत्वनिष्ठ हैं, पैसों और मान सम्मान के भूखे भी नहीं हैं। विद्यार्थी का भला हो, यही एकमात्र उद्देश्य था। चेयरमैन बोले, मेरे पिताजी भी उन्हीं में से एक हैं। एक समय भूखे रह लेंगे, पर अनाज में मिलावट करके नहीं बेचेंगे। ये उनके तत्व थे। जिंदगी भर उसका पालन किया, ईमानदारी से व्यापार किया। उसका फायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर चेयरमैन ने श्रीधर जी से पूछा, सर, आपने मकान बदल लिया या उसी मकान में रहते हैं? उसी पुराने मकान में रहते हैं सर, श्रीधर जी के बदले रोहन ने ही उत्तर दिया। उस उत्तर में पिताजी के प्रति छिपी नाराजगी तत्पर चेयरमैन साहब की समझ में आ गई। तय रहा फिर। सर, आज मैं आपको गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। इसी शहर में मैंने कुछ फ्लैट्स ले रखे हैं, उसमें से एक 3 BHK का मकान आपके नाम कर रहा हूँ। क्या? श्रीधर जी और रोहन दोनों आश्चर्यचकित रूप से बोले, नहीं नहीं, इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे। श्रीधर जी आग्रहपूर्वक बोले। चेयरमैन साहब ने श्रीधर जी के हाथ को अपने हाथों में लिया। सर, प्लीज ना मत करिए और मुझे माफ़ करें। काम की अधिकता में आपकी गुरु दक्षिणा देने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। फिर रोहन की ओर देखते हुए उन्होंने पूछ लिया, रोहन, तुम्हारी शादी हो गई क्या?
नहीं सर, जम गई है और जब तक रहने को अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक शादी नहीं हो सकती। ऐसी शर्त मेरे ससुर जी ने रखी होने से अभी तक शादी की डेट फिक्स नहीं की, तो फिर हॉल भी बुक नहीं किया। चेयरमैन ने फ़ोन उठाया और किसी से बात करने लगे। समाधानकारक चेहरे से फ़ोन रखकर धीरे से बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे मैरिज गार्डन का काम हो गया है। सागर लॉन्स तो मालूम ही होगा। सर वह तो बहुत महंगा है। अरे तुझे कहाँ पैसे चुकाने हैं? सर के सारे विद्यार्थी सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर की बस एक आवाज़ देने की बात है। परंतु सर तत्वनिष्ठ हैं, वैसा करेंगे भी नहीं। इस लॉन्स का मालिक भी सर का ही विद्यार्थी है। उसे मैंने सिर्फ बताया, सिर्फ हाल ही नहीं तो भोजन सहित संपूर्ण शादी का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली है उसने, वह भी स्वखुशी से। तुम केवल तारीख बताओ और सामान लेकर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रोहन अत्यधिक खुशी से हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद मुझे नहीं, तुम्हारे पिताश्री को दो रोहन, ये उनकी पुण्याई है। और मुझे एक वचन दो, सर के अंतिम सांस तक तुम उन्हें अलग नहीं करोगे और उन्हें कोई भी दुख नहीं आने दोगे। मुझे जब भी मालूम चला कि तुम उन्हें दुख दे रहे हो तो न केवल इस कंपनी से लात मारकर भगा दूंगा, परंतु पूरे महाराष्ट्र भर के किसी भी स्थान पर नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। चेयरमैन साहब कठोर शब्दों में बोले, नहीं सर, मैं वचन देता हूँ, वैसा कुछ भी नहीं होगा। रोहन हाथ जोड़कर बोला। शाम को जब रोहन घर आया तब श्रीधर जी किताब पढ़ रहे थे। कविता जी पास ही सब्जी काट रही थी। रोहन ने बैग रखी और श्रीधर जी के पांव पकड़कर बोला, पापा मुझसे गलती हो गई, मैं आपको आज तक गलत समझता रहा। मुझे पता नहीं था पापा आप इतने बड़े व्यक्तित्व लिए हो। श्रीधर जी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अपना लड़का क्यों रो रहा है, कविता जी की समझ में नहीं आ रहा था, परंतु जरूर कुछ अच्छा ही घटित हुआ है, इसीलिए तो पिता पुत्र में प्यार उमड़ रहा है। यह देखकर उनके नयनों से भी कुछ बूंदें गाल पर लुढ़क आईं। दोस्तों, कैसी लगी यह है कहानी? इस बारे में हमें अपने विचार नीचे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। मिलते हैं अगली कहानी में, अगली नए सोच के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।